Good afternoon, students. I welcome you all after the summer vacation. एंड बेटा आप सभी को शायद नोटिस आ गया होगा या ग्रुप पे भी आप लोगों से शेयर कर दिया गया होगा कि फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स यू हैव योर क्वार्टरली एग्ज़ाम। ठीक है, तो 3 माह के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो आपके होने हैं 10th जुलाई के बाद। ओके, तो अभी 1st ऑफ जुलाई से 9th ऑफ जुलाई तक आपके जितने भी सब्जेक्ट हुआ है उसका आपको क्या करना है, रिविज़न करना है। ओके, तो बेटा अभी हमारे पास टोटल 3 क्लासेज हैं फिजिक्स के लिए, आज की क्लास को इंक्लूड करके। तो इन 3 क्लासेज के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट पढ़ा है उस मोशन चैप्टर का कंप्लीट हम रिवीजन करेंगे विद इन दीज 3 क्लासेज। ओके, तो बेटा आज की क्लास के अंदर जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं, मोशन चैप्टर का रिवीजन होगा। तो जो कंटेंट होगा आज की क्लास में कौन कौन सी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट इज मोशन चैप्टर में कि हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो डिस्क्राइबिंग द मोशन। सेकंड जो कंटेंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। थर्ड वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ वन इज स्पीड एंड वेलोसिटी। फिफ्थ वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपको। तो डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन। तो बेटा आप अपनी सराउंडिंग में भी देखते होंगे बहुत सारी टाइप के मोशन होते हैं। जैसे कोई भी व्हीकल भी चल रहा है या कोई आप छोटे से पार्टिकल भी चल रहा है, जैसे कोई आंट चल रही है, या हम देखते हैं कि सैटेलाइट भी आपको पता है कि ये भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। तो इस डिफरेंट टाइप के बहुत ज़्यादा इन्फिनिटिव टाइप के मोशन हम अपनी सराउंडिंग के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। कुछ पार्टिकल डिफरेंट टाइप के ये मोशन के अंदर हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग के अंदर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इन्फिनिटिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं, बॉडीज़ हैं, और वो डिफरेंट टाइप के मोशंस करते रहते हैं। ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करें मोशन को कि कोई पार्टिकल है उसने एक्चुअल में मोशन किया या नहीं किया, वो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम किसी रेफरेंस पॉइंट की हेल्प लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये है हमारा ओरिजिन ओ। ओके, और आप सपोज कर लीजिए कि आप यहाँ ओरिजिन के ऊपर खड़े हुए हैं और किसी पार्टिकल को नोटिस कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो जहाँ से चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ओरिजिन से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पॉइंट से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में बेटा हमेशा याद रखना, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व, फ्रॉम वेयर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑब्जर्व। तो ये वो पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अभी हमको देखना है कि चलो ठीक है, ओ पॉइंट से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अभी भी हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि मोशन किसी पार्टिकल ने किया या नहीं किया। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए यहाँ से हम ओरिजिन से हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैंने देखा कि वो पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, वो पार्टिकल की लोकेशन मैंने देखी, वो है x1 और y1 पॉइंट पे। ओके, अभी मैंने देखा, फिर उसके बाद उसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से ओरिजिन से ही ऑब्जर्व किया, और कुछ देर के बाद मैंने देखा कि वो पार्टिकल की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है। स्टार्टिंग में ये वाली पोजीशन थी, फाइनली मैंने देखा कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया है। तो ये P1 पॉइंट था, लट से ये पॉइंट P2 है, और इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट लट से x2 और y2। ओके, तो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब यहाँ से मैंने देखा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था,
जो बॉडी थी वो P1 पे थी, तो बाद में मैंने देखा कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये स्टार्टिंग पोजीशन P1 है x1 y1 पे, फाइनली जो इसकी पोजीशन है वो हो गई है x2 y2 कुछ टाइम के बाद। तो अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है कुछ टाइम के बाद, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई मोशन हुआ होगा इस पार्टिकल का P1 से P2 तक। ठीक है, वो हमको नहीं पता कि कैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है कि पार्टिकल P1 से P2 तक गया है तो कोई ना कोई तो मोशन 101% आपका हुआ होगा, तभी पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आपका पहुँच पाया है। ओके, तो मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, इफ position of a particle changes with respect to reference point, then we can say particle is doing some kind of motion. ओके, तो मोशन कब हुआ किसी पार्टिकल का, ये चीज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसकी पोजीशन देख लेंगे कि ये पोजीशन है, कुछ टाइम तक हम कुछ टाइम के बाद फिर से देखेंगे हम पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई या नहीं। अगर कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज हुई है तो हम बोल सकते हैं कि उस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मोशन रहा होगा। अगर पार्टिकल की पोजीशन वहीं की वहीं मिल जाती है, अलग से कुछ टाइम आप देखा मैंने पार्टिकल P1 पे है, कुछ टाइम के बाद देखा, थोड़ी देर के बाद देखा, 1 घंटे के बाद भी देखा मैंने पार्टिकल यहीं पे है P1 पे ही, 2 घंटे के बाद भी देखा पार्टिकल P1 के ऊपर ही है, तो इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है, पार्टिकल इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मोशन। ओके, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई किसी पार्टिकल ने मोशन किया या नहीं किया, तो उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल ने कोई भी मोशन नहीं किया। ओके, तो आई होप दिस मोशन कैसे डिफाइन करते हैं किसी पार्टिकल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम बेटा सेकंड टॉपिक उठाएंगे, जैसे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके नाम से ही जैसे कि आपको पता है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आपको जैसे इसके नाम से ही आपको पता है कि अगर पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन कर रहा है आपका, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इफ ए पार्टिकल is moving back, if a particle is moving along a straight line, लिख दीजिए आप, along a straight line, along a straight line, then we can say particle is moving along a straight line, then we can say it is doing, it have straight line motion, और रेक्टिलिनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बेटा रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल देते हैं, कई बुकों में इस चीज को यूज करते हैं। तो रेक्टिलिनियर अगर कहीं पे आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेक्टिलिनियर क्या मतलब है, रेक्टिलिनियर मोशन का भी ये मतलब है कि पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ओके, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट केस है। आपको इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो केसेस पढ़ने हैं वो आपको क्या पढ़ना है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही आपको पढ़ना है। ओके, तो अभी हम दूसरी चीज बेटा डिस्कस करेंगे, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है।
थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस क्या होता है? तो भाई अगर इनकी डेफिनेशन से जाएं हम, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है क्या आपका? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। तो जितने भी पार्टिकल ने किसी भी पार्टिकल ने जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट लिख दीजिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके, तो अभी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि डिस्टेंस क्या होता है कि 2 पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ है पार्टिकल ने जो ट्रेवल किया वो तो हमने हमारी होगी क्या? डिस्टेंस। और उन दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अभी क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे 2 पॉइंट के बीच में। तो आप 2 पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाती है। तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई पार्टिकल है। अब आपको पता है लेट्स से ये ईस्टवार्ड डायरेक्शन होगी, ये ईस्टवार्ड डायरेक्शन है, ये वेस्टवार्ड डायरेक्शन है, और ऊपर की तरफ नॉर्थवार्ड लगा लीजिए, और ये होगी हमारी साउथवार्ड डायरेक्शन। ओके, लेट्स से कोई पार्टिकल स्टार्ट किया पॉइंट ए से चलना, और उसने 3 किलोमीटर चला ईस्टवार्ड डायरेक्शन की तरफ, 3 किलोमीटर ईस्टवार्ड डायरेक्शन की तरफ चला, और उसके बाद यहां से उसने टर्न किया, नॉर्थवार्ड डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट किया, और वो चला 4 किलोमीटर, लेट्स से 4 किलोमीटर नॉर्थवार्ड डायरेक्शन की तरफ चला। तो 3 किलोमीटर ईस्टवार्ड चला और 4 किलोमीटर आपका चला किस डायरेक्शन में? नॉर्थवार्ड डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे पूछा लेट्स से उसके बाद ये पार्टिकल है पॉइंट बी के ऊपर रीच हो गया, पॉइंट बी के ऊपर चला गया। तो इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना था, तो इसने क्या किया? स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर नॉर्थवार्ड की तरफ चला, और फिर ऊपर की तरफ स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर ईस्टवार्ड डायरेक्शन की तरफ चला, एंड देन 4 किलोमीटर नॉर्थवार्ड डायरेक्शन की तरफ चला। मैंने पूछा इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस तो क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस तो कितनी होगी यहाँ पे? तो 3 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ ट्रेवल कर लिया, तो डिस्टेंस आ गई इसकी कितनी? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। अभी मैंने पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी 2 पॉइंट के बीच में। तो पार्टिकल ने ए से स्टार्ट किया, बी तक पहुंच रहा था पार्टिकल को, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए बेटा आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। तो ये आ गया क्या आपका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगी क्या आपकी? राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये लेंथ तो होगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा आपकी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल दोगे, ये 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका, तो √25, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा आपका। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? ये आपका आ जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो आपका आया 7 किलोमीटर, जो कि एक्चुअल पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मैंने ज्वाइन किया, तो वो कितनी डिस्टेंस आ गई मेरी? 5 किलोमीटर आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट है आपकी कितनी? 5 किलोमीटर। अभी बेटा इसमें के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर? तो वो डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, तो एक तो डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं? इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
ओके, तो मैं डेफिनेशन बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक तो डेफिनेशन आप डिस्टेंस की लिख देंगे, एक डिस्टेंस टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बिटवीन द 2 पॉइंट वो होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। सेकंड आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है या इक्वल रहती है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल कब रहेगी, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर आपकी पाथ लेंथ भी सेम रहेगी और इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगी। तो हमेशा याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो रहती है आपकी वो हमेशा क्या रहती है, छोटी या इक्वल हो सकती है किसके, डिस्टेंस की। आपको ये लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। ओके, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, तीसरा पॉइंट आप बेटा क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी पार्टिकल यहाँ पे गया, फिर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ हमको पहुंचना है, स्टार्टिंग है इस तरफ चल रहा है, बाद में इस तरफ हो गया पार्टिकल। तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन होती है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट बी था, तो आप इसी डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो ये होती है क्या, जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। तो ये होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट को क्या लेते हैं हम, हमेशा ये वेक्टर क्वांटिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। ये होता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से भी आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आपकी नहीं होती। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी बेटा आते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं। स्पीड क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर किसी पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वही डिस्टेंस क्या होता है, आपकी स्पीड होता है। ओके, तो स्पीड को कैसे, अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो स्पीड को आप कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है डिस्टेंस को हम आपको पता है मीटर में नापते हैं, टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट आएगी स्पीड की वो कितनी आएगी, स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। ओके, तो कभी भी आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पूछ सकता है कि उसकी यूनिट क्या है, तो आपको हमेशा क्या, किस पे, फॉर्मूला पे जाना है। तो जैसे स्पीड की आपको यूनिट पूछ ली तो आपको फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, इसके एसआई डिस्टेंस को हम नापते हैं किसमें, मीटर में। टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो स्पीड की क्या यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, सिमिलरली जो वेलोसिटी होती है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी का लिखना चाहूं तो वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
ओके, तो बेटा यहाँ पे भी आपसे यूनिट पूछ सकता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो आपको फिर से वही जाना, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, वो भी आपकी लेंथ की होती है तो मीटर में मेजर करते हैं, टाइम सेकंड में, तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है आपकी मीटर पर सेकंड। डिफरेंस क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो एक और चीज का डिफरेंस, अगर आपसे पर्टिकुलरली डिफरेंस ही पूछ ले स्पीड और वेलोसिटी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, एक तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि आपको पता है डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब स्पीड की कोई डायरेक्शन आपकी नहीं होगी। ओके, सो स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है आपकी, तो आप बोलेंगे कि जो वेलोसिटी होती है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो दैट इज व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो एक तो आपने डेफिनेशन बता दी दोनों की, दूसरी आप क्या बताएंगे कि स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तीसरा आप मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, तो स्पीड भी आपकी हमेशा क्या रहेगी, डिस्टेंस वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है और उसके इक्वल हो सकती है। तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। ओके बेटा, ये तो दो तीन आपको जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा याद रखना हमेशा कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है, इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी और स्पीड आपकी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि आपको ये जो मोशन चैप्टर है इसमें एक्चुअली मोशन पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो उस केस में आप देखेंगे कि कई जगह स्पीड यूज करेगा, कई जगह वेलोसिटी यूज कर देगा, कई जगह डिस्टेंस यूज कर लेगा, कई जगह डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेगा, मतलब इंटरचेंजेबली स्पीड को वेलोसिटी से यूज कर लेगा और वेलोसिटी को स्पीड से, और डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से और डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस, ऐसे यूज करता रहता है क्वेश्चंस के अंदर। वो बेटा इसीलिए हम यूज कर पाते हैं क्योंकि पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है, और जब पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है और स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसमें भी बेटा एक कंडीशन है, जब पार्टिकल एक ही लाइन डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, ऐसा नहीं कि पार्टिकल बैक और फोर्थ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही चल रहा है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, तभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। अगर वो पीछे की तरफ एक चलने लग गया तो आपका डिफरेंस आएगा। ओके, लेकिन वो केस जनरली होता नहीं है। ओके, तो अभी बता फिफ्थ चैप्टर, फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या मोशन क्या होता है बेटा, इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मैंने देखा कि एक पार्टिकल है वो 1 सेकंड के बाद 1 मीटर कर रहा है, दूसरी सेकंड में उसने 1 मीटर और ट्रेवल की, तीसरी सेकंड में उसने 1 मीटर और ट्रेवल की, तो वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इफ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग, if particle is traveling equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, equal interval of time, then it is called a, then the motion of particle is uniform motion, then motion of particle is uniform motion। ठीक है, तो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन तभी बोलेंगे जब पार्टिकल क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो बेटा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तभी ट्रेवल कर सकता है जब पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट है। ओके,
अगर पार्टिकल एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो कंटिन्यूसली 10 मीटर पर सेकंड से ही चले, तो तभी तो हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में 10 मीटर, दूसरी सेकंड में फिर से 10 मीटर, तीसरी सेकंड में फिर से 10 मीटर। अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मैं बात करूं तो अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो आपको उसी बात वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो भी डिफरेंट करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर। ओके, तो हमेशा याद रखना इसमें यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इन यूनिफॉर्म मोशन speed is always constant, speed is always constant। ओके, अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा जस्ट अपोजिट होगा, उसका आप ऑलरेडी लिख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance, sorry, unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time। तो अगर हमने कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, वहां पे पार्टिकल के देखा कि वो एक सेकंड में स्टार्टिंग में लेट से वो 10 मीटर चल रहा है, दूसरी सेकंड में देखा 5 मीटर हो गया उसके डिस्टेंस ट्रेवल की, तीसरी सेकंड में देखा कि उसने 15 मीटर ट्रेवल किया, चौथी सेकंड में देखा कि उसको 50 मीटर ट्रेवल कर लिया उसने। तो ऐसे ऐसे डिस्टेंस क्या होती है, वेरी होती रहती है हर एक सेकंड के ऊपर। ओके, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके केस में आप बेटा ये चीज याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होती है, जो स्पीड होती है, स्पीड इज कीप ऑन वेरिंग, कीप ऑन वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ साथ क्या रहता है कि जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है आपकी। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो अभी बेटा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका एवरेज डिस्टेंस, और सॉरी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल पर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले तो चीज हम इस तरह से यूज करते हैं क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कर लीजिए कि आपको दिल्ली टू आपको जयपुर जाना है लट से, ठीक है, और बीच की जो डिस्टेंस है दिल्ली टू जयपुर आप अज्यूम करके चल लीजिए 300 किलोमीटर है आपकी। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि बस ने, जो हमारी बस है दिल्ली टू जयपुर पहुंचाने में उसने लिया ऑलमोस्ट 5 आवर्स ले लिए दिल्ली टू जयपुर में। ओके, तो आप क्या बोलेंगे कि बस की ऑन एन एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ऑन एन एवरेज आपकी स्पीड रही होगी, आप बोलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, तभी वो 3 घंटे के अंदर 5 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, राइट। तो ये क्या आप बोल सकते हैं कि बस की टोटल जब थ्रू आउट द जर्नी यही स्पीड रही होगी, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स नहीं रही होगी, कहीं पे बस की स्पीड हो सकता है कि 60 से कम रही हो सकता है कहीं पे बस की स्पीड 60 से आपकी ज़्यादा रही हो। तो थ्रू आउट द जर्नी जो बस की स्पीड है वो क्या रही होगी, वो 60 से कम भी हो सकती है, 60 से ज़्यादा भी रह सकती है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ, ऑन एन एवरेज मैं अगर देखूँ तो बस की क्या एवरेज स्पीड रही होगी, एवरेज स्पीड रही होगी बस की कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जहाँ पे स्पीड हमारी है, जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, आप ठीक है, स्पीड हमारी चेंज होती रहती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम के साथ साथ। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हेल्प लेते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की, कि बस की ऑन एन एवरेज कितनी स्पीड रही होगी, कि उस स्पीड से अगर कोई भी पार्टिकल चलता तो उतने ही टाइम में वो जहाँ पे दूसरी लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाता। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि सपोज कर लीजिए कि बस जो दिल्ली टू कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, दिल्ली टू जयपुर जा रही है, तो अगर बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्टार्टिंग से लेके एक ही स्पीड से चलती, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही, तो भी बस क्या कहाँ पहुँच जाती, जयपुर पहुँच जाती। लेकिन बस ने क्या किया है, हम जानते हैं कि बस की कहीं पे स्पीड 80-90 भी रही होगी, कहीं पे 30-40 भी रही होगी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज बस की स्पीड क्या रही होगी थ्रू आउट द जर्नी। ओके, तो हम कैसे कैलकुलेट किया एवरेज स्पीड को, वहाँ पे इस केस में हमने कैसे कैलकुलेट किया एवरेज स्पीड को, तो हमने टोटल डिस्टेंस देख ली,
दिल्ली टू जयपुर टोटल डिस्टेंस कितना है ट्रेवल किया पार्टिकल ने, तो आपको पता चला लेट से 300 किलोमीटर है। टोटल टाइम कितना लगा, तो वो आपको पता चला कि वो है 5 आवर्स। तो आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ गई, ऑन एन एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं आपसे, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, यहीं पे लिख दिया बेटा मैंने, टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। दूसरा बनता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है तो आपको पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहेगी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पार्टिकल की क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ओके, तो बेटा यहाँ पे दो पर्टिकुलर केस आते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो वो दोनों पर्टिकुलर केस हम डिस्क्राइब कर देते हैं यहाँ पे। इफ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग equal distance with equal distance with two different speed, तो पहला केस क्या है कि कोई पार्टिकल है बेटा वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लेट्स से ये है पार्टिकल, यहाँ से स्टार्ट किया इसने पॉइंट ए से, और इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया स्टार्टिंग में, लेट्स से इसको सी पॉइंट तक पहुंचना था। तो सी पॉइंट तक पहुंचना, सपोज कर लीजिए कि ये इन बिटवीन पॉइंट है ए और सी के, बी। ओके, और ए और बी के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है लेट्स से आपका है एस है, ए से बी के बीच की डिस्टेंस, और बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो सपोज कर लीजिए वो भी आपकी क्या है, एस है। जो फर्स्ट वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो ट्रेवल कर रहा है वो v1 स्पीड से, और b से c वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसने अपनी स्पीड चेंज कर ली और अलग से वो v2 स्पीड से पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। आपको a से c के बीच में टोटल एवरेज स्पीड बताना है आपको कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो बेटा होता है क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो क्या होगी, एस ये होगी, एस ये होगी आपकी। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी आ गई यहाँ पे बेटा, टोटल डिस्टेंस तो आपकी आ गई क्या, 2s। ओके, तो टोटल डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, 2s। ओके, तो आपको टोटल टाइम और निकालना है, ए से सी के बीच में, ए से सी तक पहुंचने में टोटल टाइम क्या लगा। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो स्पीड आपको दी गई है v1, डिस्टेंस भी आपको दे दी है s। तो टाइम क्या होता है, टाइम आपको पता है कि जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस क्या होता है आपका और स्पीड क्या होती है। लेट्स से स्पीड आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस बाय टाइम होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम बेटा स्टार्टिंग वाले में कितना लगेगा, ए से बी तक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए टाइम इस तरफ चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी आपकी। तो ए से बी तक टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, एस है, और स्पीड क्या है आपकी, v1 है, s बाई v1। और b से c तक टाइम कितना लगेगा आपका, b से c तक आप निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी है बेटा, s है, स्पीड क्या है आपकी, v2 है। तो टोटल टाइम अगर मैंने पूछा आपसे तो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम हो गया s बाई v1 प्लस s बाई v2। अभी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इसकी। तो एवरेज स्पीड तो बेटा ऊपर कर रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका कितना आ गया, 2s आ गया, और टोटल टाइम s बाई v1 s बाई v2। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी,
टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम s बाई v1 प्लस s बाई v2। अभी इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो सोल्व जब आप करेंगे तो s आप ले लेंगे कॉमन नीचे से, तो 2s, s आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा क्या 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। ओके, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप निकालेंगे तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी s से s कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। बेटा ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और विद टू डिफरेंट स्पीड v1 और v2। ओके, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ओके, अभी एक और केस डिस्कस कर लेते हैं इसका। particle is traveling a distance, particle is traveling the distance, traveling the distance with two different speed, with two different speed, different speed for equal interval of time, for equal interval of time। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है वो दो डिफरेंट स्पीड से चल रहा है आपका, ठीक है, और दो डिफरेंट स्पीड से चल रहा है और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चल रहा है। तो जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इसने v1 स्पीड से स्टार्ट किया, ठीक है, ये किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया आफ्टर टी टाइम। कितना टाइम लिया, इसका टाइम जो लगा वो लगा टी टाइम लगा इसको, ठीक है, तो ए से बी तक पहुंच गया। उसके बाद बी पे क्या किया, इसने अपनी स्पीड चेंज की, v2 हो गई, ठीक है, और वो इतने ही टाइम इंटरवल के लिए चला फिर से, और वो पहुंच गया किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो ये भी क्या है, टाइम क्या है आपका, t है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस दोनों की, आपको सी बात है, स्पीड टाइम तो दोनों का सेम है, लेकिन स्पीड यहाँ पे v1 है, यहाँ पे स्पीड क्या है आपकी v2 है। तो आपको जो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा वो पार्टिकल डिफरेंट करेगा, राइट। तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आप अज्यूम कर लीजिए s1 ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक b से c के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया s2 ट्रेवल किया। ओके, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको टोटल डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है, s1 प्लस s2 है, और s1 की वैल्यू क्या है, s1 की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो s1 क्या हो जाएगा आपका, s1 हो जाएगा v1 इंटू टी, और s2 क्या हो जाएगा आपका v2 इंटू टी। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपने निकाली तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस आप बोलेंगे वो आपकी हो जाएगी s विच इज इक्वल टू s1 प्लस s2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी v1 प्लस v2 इंटू टी। और टोटल टाइम कितना आया बेटा, टोटल टाइम आप बोलेंगे टोटल टाइम आपका आया है क्या, यहाँ पे टी टाइम है, यहाँ पे टी टाइम है, तो टोटल टाइम आप बोलेंगे, आपसे पूछा तो टोटल टाइम कितना आ गया बेटा, t प्लस टी विच इज इक्वल टू 2t। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछा तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो ये आपका आ जाएगा कितना, v1 प्लस v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। तो ये t से t कैंसिल, तो v1 प्लस v2 बाई 2, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आया आपका, v1 प्लस v2 बाई 2।
ओके, तो बेटा ये दो केस आपको याद रखने हैं कि जब पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है विथ टू डिफरेंट स्पीड, तो आपको यूज करना है 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। अगर आपका पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चल रहा है और v1 v2 स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी v1 प्लस v2 बाई 2। ओके, इसके डिफरेंट अगर केस है तो आप सीधा वही फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे, उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट अप टू हियर देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।